अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 को। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोंटेस्क्यू की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसको। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किए हैं, प्लेटो को डिस्कस किया, एरिस्टोटल को, सोक्रेटिस को, मैकियावेली को, लॉक को, हॉब्स को, रूसो को। तो आज जो है वो हम मोंटेस्क्यू की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसको हम डिस्कस करेंगे। मोंटेस्क्यू जो है वो 1689 में पैदा हुआ और 1755 में उसका डिमाइस हुआ, इंतकाल हुआ। टू बिकम ट्रूली ग्रेट वन हैज़ टू स्टैंड विद पीपल नॉट अबव देम। तो अगर किसी को ग्रेट वाकई में ही बनना है तो उसको जो है लोगों के साथ स्टैंड करना चाहिए। लोग उसके जो इंटरेस्ट हैं वो लोगों के इंटरेस्ट के साथ जो हैं वो मिलते जुलते होने चाहिए। तो आई होप कि इसका जो कंटेक्स्ट है वो जो कोड का वो आपको आइडिया होगा। और बाकी जो है हम डायरेक्टली जो है वो इसकी लाइफ वर्क और अप्रोचेस को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जी लाइफ वर्क एंड अप्रोच को हम डिस्कस करते हैं। ही वॉज बोर्न इन फ्रांस, तो फ्रांस में पैदा हुआ। ही स्टडीड लॉ, मीन्स कि इसने जूरिस्प्रूडेंस की जो है वो तालीम जो है वो हासिल की। लॉ जो है वो इसने किया। बिकेम पॉलिटिशियन, तो ये जो है वो पॉलिटिशियन बना। ही वॉज द पार्ट ऑफ द फ्रेंच नोबिलिटी, तो ये जो फ्रेंच नोबिलिटी थी उसका जो है वो पार्ट था। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आ रहा था तो उससे पहले जो है जो फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइडेड थी। एक तो थी क्लर्जी, ठीक है, जिसमें जो है वो हमारा मोनार्क आता है और पोप वगैरह आते हैं, रिलीजियस लीडर्स आते हैं। देन सेकंड पे जो है वो नोबिलिटी आती है, अशराफिया होती है। और देन जो थर्ड होती है वो है वर्किंग क्लास। बट ही वाज द पार्ट ऑफ द फ्रेंच नोबिलिटी। इसको जो है इनलाइटनमेंट का जो है वो फिलोसफर भी कहा जाता है, क्योंकि इनलाइटनमेंट के पीरियड पे जो है वो क्या कहते हैं, ये रूसो के साथ भी था, वोल्टायर के साथ भी था। मतलब उन्हीं लोगों के साथ जो है वो इसकी जो है वो अप्रोच जो है वो मिलती है, या उसी एरा का जो है ये फ़िलासफ़र है। और इनकी जो फ़िलासफ़ी है वो हमें फिर अगर आप यूएस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना इन्फ्लुएंस हुआ था यूएस की इंडिपेंडेंस पर। अब वर्क को डिस्कस करते हैं। 2 फेमस वर्क जो हैं वो इसके हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंसिडरेशन ऑन रोमन एम्पायर एंड द सेकंड वन इज़ स्पिरिट ऑफ लॉज। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो स्टडी है उसका सेंटर जो होगा वो स्पिरिट ऑफ लॉज होगी, क्योंकि हम उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, जो लॉज हैं, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो है वो हम इसका कंटेक्स्ट देखते हैं। द 18th सेंचुरी ब्रॉट न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स टू वेस्टर्न यूरोप। तो जो 18th सेंचुरी थी वो आपको पता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ रहा था, वहाँ पे रोमांटिसिज्म के भी लोग थे, रेनेसांस भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। यूरोप जो है वो डेवलप हो रहा है, उसकी कॉलोनीज़ जो हैं वो बन रही हैं। तो इन तमाम सिनेरियोज़ में जो है वो जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो होनी शुरू हुई। डोमेस्टिक केओस इन इंग्लैंड, तो जो इंग्लैंड था ना वहाँ पे तो डोमेस्टिक केओस था। हमने देखा कि इंग्लैंड में जो है वो सिविल वॉर चल रही थी। वो जो टर्फ थी बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड एंटी रॉयलिस्ट वो अभी तक जो है वो इंटैक्ट थी। बट उसके बावजूद भी जो है सोसाइटी के लिहाज से वो जो यूरोप है, जो इंग्लैंड है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप जो है वो हो रहा था रिस्पेक्टिवली टू द अदर कॉन्टिनेंट्स। वेरियस न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज अरोज फ्रॉम इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में से हमने देखा कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो इमर्ज हुई। लॉक की हुई, होब्स की हुई, तो उन्होंने नई पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं वो दी कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होना चाहिए। हमने देखा कि उन्होंने प्री टेक्स्ट लिया, मतलब एक किस्म का जो है वो कैमोफ्लॉज करके जो है अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है उन्होंने दी। वो बात जो है वो इंग्लैंड की ही कर रहे थे, बट इनडायरेक्टली वो इंग्लैंड की कर रहे थे, क्योंकि बैक एंड पे वो स्टेट ऑफ नेचर को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ऑल्दो सिचुएशन वाज chaotic इन इंग्लैंड बट इट्स गवर्नमेंट सिस्टम वाज बेटर एज कम्पेयर टू अदर रीजन। तो चूँकि जो इंग्लैंड है वहाँ पे केओस था, सिविल वॉर थी, बट उसका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था ना वो दूसरे रीजन के हवाले से, दूसरे स्टेट्स के हवाले से, अगर आप फ्रांस देखें, इटली देखें, जर्मनी देखें, रशिया देखें, तो उसके हवाले से जो है बहुत बेहतर था। मतलब इंग्लैंड जो है वो एडवांस था।
तो मोंटेस्क्यू जो है वो बाय बर्थ फ्रेंच का था, मतलब फ्रांस का रहने वाला था। तो उस टाइम पे फ्रांस वाज अंडर लुई विटॉन हु वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो फ्रांस जो था वो उस टाइम पे किंग लुई के अंदर था, सॉरी मैं लुई विटॉन बोल गया, किंग लुई के अंदर था, लुई 14 के अंदर था जब ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। लुई 14 का कहना था आई एम द स्टेट, मतलब लुई 14 जो है वो अपने आप को बहुत आला मानता था। वो कहता था कि मैं ही स्टेट हूँ, मैं चाहूँगा तो ये होगा और मैं चाहूँगा तो ये नहीं होगा, मैं चाहूँगा तो पीस होगा, मैं चाहूँगा तो पीस नहीं होगा, मतलब इस तरह की चीज़ थी। वो अपने आप को पूरी एक स्टेट जो है वो समझता था। तो किंग था, ठीक है, जो किंग लुई था वो किंग था, मोनार्क था, और उसमें बड़ी जो है वो इस किस्म की जो है वो चीज़ें थी, मीन्स कि मैं ही स्टेट हूँ। उसका ये बहुत फेमस डायलॉग है दैट आई एम द स्टेट। तो उसने क्या किया, ही इस्टेब्लिश्ड पैलेस नेमली वर्साइल्स। तो आपको पता है कि फ्रांस में जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केओस था। फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइडेड थी। क्लर्जी को हमने देखा, और देन जो है वो नोबिलिटी थी, और जो है वर्किंग क्लास थी। अब जो वर्किंग क्लास है वो मिलकर 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बनती थी, बट उनकी जो कंडीशंस थी, लिविंग कंडीशंस थी, जो वर्किंग क्लास थी वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी। तो वहाँ पे जो है रेवोल्यूशन की जो सूरत हाल है वो पैदा हो रही थी फ्रांस में। तो इसी दौरान ही लुई, जो किंग लुई था, उसने क्या किया जी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फ्रांस जो है वो क्रम्बल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर भी उसने अपनी अय्याशियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं की। जो किंग लुई था 14 था, उसने क्या किया, किंग लुई 14 ने जो है वो एक पैलेस बना लिया इतने में, और उसको जो है वो नाम आपको पता है और आपने इमेजेस में भी देखा होगा, जो पैलेस ऑफ वर्साइल है। तो लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और उसकी अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही, और वो जो है वो पैलेस बना रहा है। सच कंडीशंस गिव बर्थ टू द टफ थॉट दैट फ्रांस वाज बाउंड टू फॉलो इंग्लिश पॉलिटिकल थ्योरीज। तो अब इस तरह की कंडीशंस थी, तो मतलब लोग भूख से मर रहे हैं, और जो एरिस्टोक्रेसी है, जो किंग लुई 14 है, उसकी अय्याशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। तो फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे इंग्लैंड के, उनकी जो थ्योरीज़ हैं उनको फॉलो करना शुरू किया। लॉक हो गया, जो लॉक हो गया, हॉब्स हो गया, कि उन्होंने बताया कि किस तरह जो है वो स्टेट को होना चाहिए, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो फिर फ्रांस में भी डिस्कस होनी शुरू हुई। तो हमने पहले डिस्कस किया कि इंग्लैंड जो था वो भी केयोटिक था, पूरा यूरोप जो है वो केओस में था, बट उनका जो स्ट्रक्चर था ना वो कंपेयर टू द रीजन वो बहुत ज़बरदस्त था। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस था। In that regard, Locke's theory of limited government and revolution appealed French people। तो इसी तनाजुर में जो लॉक की थ्योरी थी लिमिटेड गवर्नमेंट की, और जो उसने रेवोल्यूशन का हक लोगों को दिया था, तो वो फ्रेंच लोगों को जो है वो बड़ा पसंद आया। तो वहीं से जो है वो फिर रेवोल्यूशन की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत जो है वो होनी शुरू हुई। मैनी फिलोसफर्स emerged इन फ्रांस हु क्रिटिसाइज एंड अपोज द फ्रेंच एब्सोल्यूट पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मोंटेस्क्यू, रोसो एंड वोल्टायर। तो क्या हुआ जी, फ्रांस का जो किंग है वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ है, अवाम भूखी मर रही है, और वो आई थिंक आपको पता है कि एक कोर्ट जो है वो बड़ा फेमस है, कि वो जो वहाँ की क्वीन थी उससे पूछा गया कि लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, उनके पास ब्रेड खाने को नहीं है। तो अब वो मुझे इंसिडेंट सही तरीके से याद नहीं है, तो वो कहती थी कि लोग जो हैं ब्रेड की जगह जो है वो केक खाएं। अब वो क्वीन को क्या पता भाई कि जो लोग के ब्रेड नहीं खा सकते तो वो केक किधर से खाएंगे। तो ये जो है फिर इस तरह के जो कमेंट्स हैं, और फिर वो जो लुई विटॉन का जो है कहना कि आई एम द स्टेट, और उसने जो है वो पैलेस भी बना लिया, और साथ साथ जो है इस तरह के पॉलिटिकल फिलोसफर जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, जो कि क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं एक किस्म की वहाँ की जो मोनार्कीज़ हैं उनको, कि अब ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और लोगों का जो है वो एक रूल आना चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत सारे फिलोसफर जो हैं वो फ्रांस में इमर्ज हुए, जिन्होंने वो जो फ्रांस की एब्सोल्यूट पॉलिटिकल सिस्टम था, मीन्स के जो मोनार्की थी, उसको चैलेंज करना शुरू किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उसके जो मेथड्स हैं, वेज हैं, अप्रोचेज हैं, उनको अपोज करना शुरू किया। उनमें से जो है वो मोंटेस्को है, रूसो है, और वोल्टायर है।
अच्छा जी, हमने जो है इसकी राइटिंग को जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि इसकी एक फेमस बुक है और हमने उसी को ही लेके चलना है, विच स्पिरिट ऑफ लॉज। तो स्पिरिट ऑफ लॉज का जो मेन थीम है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है हम इसकी जो लॉज की डेफिनेशन है उसको डिटेल से जो है वो अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है वो डिटेल से कवर करेंगे। The first point is how the cause of liability may be advanced through the establishment of a particular government। तो अगर कोई particular government जो है वो establish होती है, उसका कहना ये है कि कोई government जो है वो establish होती है, कोई हमारे पास political authority का structure आता है, तो वो political structure जो है वो किस तरह जो liberty है उसके cause को जो है वो आगे लेके चलेगी। Problems of one man cannot be solved by the single formula of obligation everywhere। तो ये रिलेटिविज़म की बात कर रहा है, ठीक है। तो रिलेटिविज़म जो है वो आपको पता होता है कि एक चीज़ होती है एब्सोल्यूट और एक चीज़ होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक फिक्स स्टैंडर्ड होते हैं और रिलेटिव का मतलब होता है हम सिचुएशन के लिहाज से देखते हैं कि किस तरह जो सिचुएशन है वो चेंज होती है और देन जो है हम अपने लॉज और अपने तौर तरीके जो हैं वो चेंज करते हैं। तो उनका मानना ये था, स्पिरिट ऑफ लॉज का लॉज में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी एक जगह किसी बंदे ने कोई चीज़ें जो हैं वो फिक्स कर दी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सेम पैटर्न जो है उसको हम भी अडॉप्ट करें, ठीक है। तो मीन्स के मेन आइडिया ये है कि अगर डिफरेंट एरिया होगा तो डिफरेंट नेचर होगी लोगों की, तो हम सबको एक ही लड़ी में जो है वो परोल जो है वो नहीं सकते। फैक्ट एंड रीज़न शुड बी केप्ट फ्रंट वाइल एनालाइजिंग एनी फिनोमेना। तो जी उसका कहना ये है कि जो फैक्ट और रीज़न है उसको हमने फ्रंट लाइन पे रखना है, मींस के वी शुड कीप द फैक्ट एंड रीज़न ऑन द फ्रंट लाइन वाइल एनालाइजिंग एनी फिनोमेना। तो ये जो है वो मतलब हमारा जो लास्ट फिलोसोफर था रूसो, उसकी तरह रोमांटिसिज्म की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि हमें फैक्ट्स और रीज़न को जो है वो सामने रखना है जब हमें जो है वो कोई न्यू फिनोमेना को जो है वो एनालाइज करना होगा। तो ये मतलब वो ये कह रहा है कि अगर इसके बैकग्राउंड को हम देखें तो उसके कहने का मकसद ये है कि अगर जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनता है या जो हमें जो है वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना पड़े तो उसकी फॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट और रीज़न होनी चाहिए। और लास्ट में जो है उसने अपनी जो बुक है उसमें फिलॉसफी ऑफ लॉ मतलब जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अब जो है हम इसकी लॉ की डेफिनेशन को देखेंगे और देन हम अपने अगले आने वाले लेक्चर में जो है वो डिटेल से पूरे लॉ को जो है वो डिस्कस करेंगे। What is law? Laws are the necessary relation arising from the nature of things. In this sense, all beings have their laws. The deity is his laws, the material world its laws, the intelligence superior to man their laws, the beast their laws, and the man his laws। तो उसका कहना ये है कि जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं अगर हमें जो है वो सही तरीके से अपनी लाइफ वगैरह जो गुजारनी है या नेचर के मुताबिक अगर हमने चलना है तो लॉज जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू कट शॉर्ट, तो हर चीज़ का जो है वो अपना लॉ है। जो खुदा है उसके अपने लॉज हैं, मटेरियल वर्ल्ड है जो हमारी दुनिया है उसके अपने लॉज हैं, जो इंटेलिजेंस है उसके अपने लॉज हैं, कोई शैतान है उसके अपने लॉज हैं, कोई बीस्ट है उसके अपने लॉज हैं, कोई इंसान है तो उसके जो है वो अपने लॉज हैं। अब ये बात क्या कर रहा है, हम जो है वो इसको अपने आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।